नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक का खास प्रोग्राम 1 मिनट पूरी रिपोर्ट। मैं हूं आरती देशवाल। सबसे पहले हम बात कर रहे थे सबसे महत्वपूर्ण सबसे खास खबर की। भारत में ईंधन के दामों में भारी कटौती की गई और अब इसकी तारीफ पाकिस्तान कर रहा है। इमरान खान ने मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा है कि पाकिस्तान की सरकार को भारत से कुछ सीखना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई के 25 बागी विधायकों को अयोग्य करार दिया है। साथ ही उन्हें पद से हटा दिया गया। आयोग ने सदस्यों को पिछले महीने पंजाब के मुख्यमंत्री चुनाव में पार्टी के निर्देश के खिलाफ मतदान करने पर पद से हटा दिया है। आयोग ने पिछले महीने पीएमएलएन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हमजा शहबाज के पक्ष में मतदान करने पर 25 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने संबंधी मामले में अपना फैसला सुनाया है। निर्वाचन आयोग ने अपने सर्वसम्मत फैसले में ये भी कहा कि पीटीआई के विधायकों ने संविधान के अनुच्छेद 63(a) के तहत दोषपूर्ण कार्य किया है, इसलिए उन्हें पद से हटाया गया है। पद से हटने का मतलब है कि विधायक अपनी सीट को खो चुके हैं, लेकिन वे अयोग्य नहीं है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने 17 मई को इस मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। चुनाव आयोग को दी गई शिकायत में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई के 25 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर उन्हें उनके पद से हटाने की मांग की गई थी। तमाम सियासी उलटपलट के बीच में अब पाकिस्तान में भारत की जमकर सराहना हो रही है और पानी पी पी कर कभी भारत को कोसने वाले इमरान खान आजकल भारत की तारीफ में कसीदे कर रहे हैं। उनकी तरफ से कहा यह जा रहा है कि जब उनकी सरकार थी तो वो भारत के नक्शे कदम पर चल रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पाक पीएम शहबाज शरीफ चीन और पाकिस्तान को दो भाई बता रहे हैं और कहा कि वैश्विक राजनीति में कोई तूफान इस दोस्ती को तोड़ नहीं सकता। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शनिवार को कहा कि पाकिस्तान और चीन दो भाई हैं जिन्होंने पिछले वर्षों के दौरान परस्पर मित्रता के सदाबहार वृक्ष का पोषण किया है। शहबाज शरीफ ने ये बात दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 71वीं वर्षगांठ पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बधाई देते हुए कही। शरीफ ने इस अवसर पर कहा कि दोनों देशों के उन नेताओं और लोगों को भी धन्यवाद जिन्होंने इस बेजोड़ मित्रता को एक सहकारी रणनीतिक साझेदारी और एक मजबूत बंधन में बदलने का प्रयास किया। पाकिस्तान के पीएम ने कहा कि चीन और पाकिस्तान लगातार अपने संबंधों को और ज्यादा मधुर बना रहे हैं। शरीफ ने कहा कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि क्षेत्र के अन्य देशों के लिए भी आर्थिक सहयोग, गरीबी उन्मूलन और संपर्क के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि परियोजना एक प्रतीक और आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए एक गारंटी है। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती भी निराली है। कभी चीन की तरफ से पाकिस्तान पर दबाव बनाया जाता है कि चीनी कंपनियों का पैसा दिया जाए और यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान में चीन की तरफ से बिजली की सप्लाई की जाती है, तो वहीं पाकिस्तान को जब लोन की जरूरत होती है तो वो चीन के पास जाता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान की बात करेंगे। अफगानिस्तान की महिला प्रेजेंटर्स बिना चेहरा ढके टीवी पर नजर आई है और उन्होंने कहा कि वो तालिबान के फरमान को मानने को तैयार नहीं है। रिपोर्ट देखिए। अफगानिस्तान के प्रमुख टीवी चैनलों पर महिला प्रेजेंटर्स को चेहरे को बिना ढके टीवी पर ऑन एयर दिखाया गया। आपको बता दें कि तालिबान ने गुरुवार को निर्देश दिए थे कि सभी टीवी चैनलों पर काम करने वाली सभी महिला प्रेजेंटर्स को प्रोग्राम प्रस्तुत करते समय अपने चेहरे को ढकना होगा। तालिबान प्रशासन की तरफ से महिला टीवी प्रेजेंटर्स को इसका पालन करने का आदेश दिया गया था। इससे पहले उनके लिए केवल हेड स्कार्फ ही पहनना जरूरी था। वहीं जिन टीवी चैनल्स पर महिला प्रेजेंटर्स को बिना चेहरे ढके दिखाया गया था उनमें से एक के न्यूज हेड का कहना है कि हमारी महिला सहकर्मी इस बात से चिंतित थी कि अगर वो अपना चेहरा ढक लेती है तो उन्हें अगली बात बताई जाएगी कि काम करना बंद कर दें। उन्होंने कहा कि यही कारण है उन्होंने अब तक आदेश का पालन नहीं किया। उन्होंने कहा कि चैनल ने इस मुद्दे पर तालिबान के साथ आगे चर्चा करने का अनुरोध किया है। एक महिला प्रेजेंटर ने कहा कि तालिबान की फिर से सत्ता में वापसी के बाद कई महिला पत्रकारों ने अफगानिस्तान छोड़ दिया। उनके नवीनतम आदेश ने महिला प्रेजेंटर्स का भी दिल तोड़ दिया है और कई बार अब वो सोचते हैं कि इस देश में उनका भविष्य नहीं है। तो अब देखना होगा अफगानिस्तान का फरमान ना मानने पर अब तालिबान की जो सरकार है वो इस पर क्या रुख अपनाती है, क्योंकि जब से तालिबान के कब्जे में अफगानिस्तान आया है तब से आए दिन नए नए नियम तालिबान ही लगा रखे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज रात पीएम मोदी जापान के लिए रवाना होंगे।
पीएम मोदी क्वाड नेताओं की शिखर बैठक में शिरकत करने के लिए जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 और 24 मई को जापान की राजधानी टोक्यो में होंगे। इस दौरे में पीएम मोदी जहां एक तरफ क्वाड नेताओं की शिखर बैठक में शिरकत करेंगे, तो वहीं करीब 36 घंटे की इस यात्रा में उनकी मुलाकातें अमेरिकी राष्ट्रपति और जापान के प्रधानमंत्री के अलावा ऑस्ट्रेलिया के नए पीएम से भी होगी। पीएम मोदी की इस तीसरी जापान यात्रा में जहां एक तरफ क्वाड नेताओं की तरफ से महत्वपूर्ण एजेंडा चर्चा के लिए मेज पर होगा, तो वहीं द्विपक्षीय वार्ताओं के दौरान भी निवेश, व्यापार, सुरक्षा, तकनीक समेत कई मुद्दों पर महत्वपूर्ण बातचीत होनी है। पीएम मोदी देर रात जापान के लिए रवाना होंगे और 23 मई को टोक्यो पहुंचते ही उनके कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। क्वाड के भविष्य और उनके प्रभावी बने रहने के लिहाज से टोक्यो की बैठक को खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसकी बड़ी वजह है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र के अनेक देश जहां आर्थिक और सुरक्षा की चुनौतियों से जूझ रहे हैं, तो वहीं क्वाड के वादे जमीन पर उतरने में फिलहाल कमजोर ही नजर आते हैं। ऐसे में अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं की कोशिश होगी कि ठोस नतीजे देने वाली योजनाओं को तेजी से बढ़ाया जाए। जापान में पीएम मोदी की जहां अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ आमने सामने की दूसरी मुलाकात होगी, तो वहीं जापान के पीएम योशिदा से वो महज 2 महीने के अंदर दूसरी बार मिलेंगे। और फिलहाल पूरी दुनिया में इसी बात को लेकर चर्चा है कि भारत क्वाड का हिस्सा होते हुए भी अमेरिका का दबाव मानने को तैयार आखिर कैसे नहीं हुआ और कैसे भारत रशिया से सस्ते दामों में तेल खरीद पा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विश्व आर्थिक मंच के शिखर सम्मेलन के लिए दावोस सज धज कर तैयार है, जिसमें यूक्रेन संकट, जलवायु परिवर्तन जैसे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर की चर्चा होनी है। देखिए। 2.5 साल के लंबे समय के बाद स्विस के रिसोर्ट शहर दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक की मेजबानी करने के लिए अब पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहा है, जिसमें भारत सहित कई वैश्विक नेताओं को यूक्रेन संकट, जलवायु परिवर्तन और दुनिया को प्रभावित करने वाले कई अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श करते हुए देखा जा सकता है। दुनिया भर के अमीरों और ताकतवरों का हाई प्रोफाइल वार्षिक सम्मेलन रविवार शाम को एक स्वागत समारोह के साथ शुरू होगा, जो गुरुवार 26 मई तक जारी रहेगा। सम्मेलन में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज समेत अन्य विश्व नेता वक्ताओं में शामिल हैं। भारत से 3 केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, मनसुख मांडविया, हरदीप सिंह पुरी के साथ ही 2 मुख्यमंत्रियों के कई अन्य राज्यों के नेताओं और सार्वजनिक हस्तियों और कई सीईओ के साथ अगले 6 दिनों में यहां प्रमुख मुद्दों में चर्चा की जाएगी। कुल मिलाकर 50 से अधिक सरकार या राज्य के प्रमुखों को इस वार्षिक बैठक में हिस्सा लेने की उम्मीद है। ये बैठक आमतौर पर जनवरी में यहाँ होती है, जब ये छोटा सा शहर पूरी तरह बर्फ से ढका होता है। अब देखना होगा शिखर सम्मेलन में कौन से मुद्दों पर खास कर चर्चा की जाती है। कोरोना काल की आर्थिक मंदी से दुनिया भर के राष्ट्र प्रभावित हैं। ऐसे में युद्ध के हालात हैं। रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। इसका बड़ा आर्थिक दबाव उन देशों पर पड़ रहा है जो रशिया से पहले तेल सस्ते दामों में खरीदा करते थे और अब नहीं खरीद रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र मोदी ने थॉमस कप विजेताओं से खास बातचीत की है। पीएम ने खिलाड़ियों से बात करते हुए कहा कि आपकी जीत पर पूरे देश को गर्व है। रिपोर्ट देखिए। बैडमिंटन के प्रतिष्ठित टूर्नामेंट थॉमस कप पर भारत ने पहली बार टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थॉमस कप विजेताओं से खास बातचीत की। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से बात करते हुए कहा कि आपकी जीत पर पूरे भारत को गर्व है। पीएम मोदी ने इस दौरान टीम से कहा कि आपको अभी और खेलना है और देश को खेल की दुनिया में आगे लेकर जाना है। देश की आने वाली पीढ़ी को खेल के लिए प्रेरित करना है। ये बात सही है कि पहले थॉमस कप में हम इतने पीछे रहते थे कि देश में इस प्रकार के टूर्नामेंट की चर्चा भी नहीं होती थी। लोगों को पता भी नहीं होता था कि कोई इतनी बड़ी टूर्नामेंट हो रही है। और इसलिए जब लोगों को खबर पहुंची तो मैंने आपको फ़ोन पर भी कहा था कि शायद हिंदुस्तान में। पीएम मोदी ने कहा कि मेरी तरफ से और पूरे भारत की तरफ से आप सभी को बधाई। वहीं इस दौरान लक्ष्य नाम के खिलाड़ी ने पीएम मोदी से बात करते हुए कहा कि आपसे मिलकर हमारा मनोबल बढ़ता है। मैं चाहता हूं कि आगे भी देश के लिए इसी तरह से मेडल जीतते रहें। न्यूज़ डेस्क, खबरें अभी तक। प्रधानमंत्री मोदी ने खिलाड़ियों से मुलाकात की है, उनका हौसला बढ़ाया है और साथ ही साथ कहा कि खिलाड़ियों की जो जीत है अन्य खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक रहेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना की बात कर रहे हैं। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ रहे थे, लेकिन अब इनमें कुछ कमी देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 2226 नए केस आए हैं और 65 लोगों की कोरोना से जान गई है। रिपोर्ट देखिए। भारत में कोरोना वायरस के मामले फिलहाल स्थिर नजर आ रहे हैं। देश में एक बार फिर 2000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए। हालांकि आंकड़ा एक दिन पहले यानी 21 मई के आंकड़े से थोड़ा कम है।
पिछले 24 घंटे में देश में 2226 नए केस सामने आए हैं। वहीं 65 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। 22 मई को जारी किए गए आंकड़ों में मौत की संख्या में काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिला है। इससे पहले 21 मई को कोरोना के कुल 2323 नए मामले सामने आए थे और 25 लोगों की मौत हुई थी। मंत्रालय के मुताबिक देश में जिन 65 और मरीजों ने जान गंवाई है, उनमें से 63 की मौत केरल में और एक मरीज की मौत दिल्ली और उत्तर प्रदेश में हुई। हालांकि एक्टिव मामलों में अब थोड़ी कमी देखने को मिल रही है। देश में कुल एक्टिव मामले 15,000 से घटकर अब 14,955 तक पहुंच चुके हैं, जिसके बाद एक बार फिर से इसका असर नजर आया और इन बंदिशों की वजह से कोरोना के केस एक बार फिर से नीचे आ रहे हैं और दिन ब दिन ये आंकड़ा कम होता जा रहा है। हालांकि केरला में 63 लोगों की मौत वाकई चिंताजनक है। ऐसे में वहां पर और ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। कोरोना के केस कभी बढ़ रहे हैं, कभी घट रहे हैं। हालांकि कह सकते हैं कि फिलहाल कोरोना के जो बढ़ते आंकड़े हैं वो चिंता का विषय नहीं है, लेकिन अगर कोरोना के आंकड़े एक बार फिर से रफ्तार पकड़ते हैं तो ये डरा देने वाली बात होगी, क्योंकि कोरोना के आंकड़े तो बढ़ ही रहे हैं, कोरोना के नए वेरिएंट भी दस्तक दे रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी है। उन्होंने पेट्रोल डीजल के घटते दामों पर पीएम मोदी की तारीफ की और कुलदीप बिश्नोई से मुलाकात पर भी प्रतिक्रिया दी। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम घटाकर जनता को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल से एक्साइज ड्यूटी घटाई है। इस फैसले पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पीएम मोदी की तारीफ की। जी का आभार प्रकट करता हूँ कि क्योंकि महंगाई बढ़ रही है और वो केवल अपने देश में बढ़ रही है ऐसा नहीं है, वर्ल्ड वाइड ये फिनोमेना है। फिर भी हमने अपने केंद्र सरकार की ओर से एक्साइज कम करके राहत दी है डीजल में भी और पेट्रोल में भी। उसके लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी तरफ अपनी ही पार्टी से नाराज चल रहे कुलदीप बिश्नोई से सीएम की मुलाकात पर उन्होंने कहा कि कुलदीप बिश्नोई मेरे पुराने साथी हैं और उनसे उनके हल्के के मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा खिलाड़ी उन्नति से खेलों को लेकर बात की। अब उसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के खिलाड़ियों की तारीफ की और कहा कि हरियाणा खेलों में ऐसे ही आगे बढ़ेगा। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल आपको बता दें 1 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री ने हरियाणा के ताजा हालात पर चर्चा की और पेट्रोल डीजल के दामों पर केंद्र सरकार के फैसलों की सराहना की है। राजा पटेल, दिल्ली, खबरें अभी तक। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देश और प्रदेश के तमाम मुद्दों के साथ साथ पेट्रोल डीजल के घटते दामों को लेकर भी अपनी राय रखी। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। राजगढ़ में आम आदमी पार्टी की विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। हिमाचल चुनाव प्रभारी सत्येंद्र जैन ने इस रैली को संबोधित किया और बीजेपी और कांग्रेस पर इस मौके पर निशाना साधते नजर आए। राजगढ़ के नेहरू मैदान में आम आदमी पार्टी की तरफ से एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी सत्येंद्र जैन ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उनके साथ कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। रैली को संबोधित करते हुए सत्येंद्र जैन ने मौजूदा सरकार पर निशाना साधा तो कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। मैं हिमाचल प्रदेश की सारी जनता को 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, 24 घंटे बिजली दूंगा। पीछे वाले ने क्या लिखा? मैं 125 यूनिट दूंगा, 24 घंटे नहीं दूंगा और 125 यूनिट भी दिसंबर तक दूंगा। ये ध्यान रखना, ये जो नकल कर रहे हैं ये दिसंबर तक के लिए कर रहे हैं। साथ ही अपनी सरकार बनने का भी दावा किया। वहीं सत्येंद्र जैन ने दिल्ली में केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को जनता के सामने रखा और साथ ही प्रदेश सरकार की नाकामियों को भी गिनवाया। उन्होंने कहा कि 50 सालों में बीजेपी और कांग्रेस ने जनता के अधिकारों से उन्हें वंचित रखा। तो आम आदमी पार्टी की इस रैली में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को निशाने पर लिया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिरमौर के हाटी समुदाय की और उत्तराखंड के जोनसार बावर की तर्ज पर जनजातीय दर्जा मिलने इस समुदाय को जा रहा है। केंद्र सरकार इस मांग को मानने पर सहमत हो गई है। रिपोर्ट देखिए। हिमाचल प्रदेश के एक और समुदाय को केंद्र सरकार जनजातीय दर्जा देगी। सिरमौर के हाटी समुदाय को उत्तराखंड के जौनसार बावर की तर्ज पर ऐसा दर्जा मिलने वाला है। जैसे ही केंद्र सरकार फैसला लेगा, तत्काल गृह मंत्री अमित शाह का गिरिपार में सम्मान समारोह होगा। केंद्र सरकार इस मांग पर सहमत हो गई है। अब जल्द ही कैबिनेट में इस पर बड़ा फैसला होगा। ये भरोसा सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के उपाध्यक्ष एवं शिलाई के पूर्व विधायक बलदेव ने हाटी समुदाय के प्रतिनिधिमंडल को दिया। शिमला में हुई मुलाकात के बाद ये निर्णय लिया गया और जल्द ही सीएम से मुलाकात की जाएगी और उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। और हमारी 3 लाख लोगों की तरफ से हम जो है और हाटी समुदाय की तरफ से हम तमाम इन नेताओं का
आभार जतलाना चाहते हैं, आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि इन्होंने इतना बड़ा मुद्दा जो आज तक 55 सालों से लटका हुआ था वो सुलझता नजर आ रहा है। हाटी विकास मंच के प्रवक्ता रमेश सिंगटा ने ये बात कही है कि 55 सालों से 3 लाख लोग एसटी के दर्जे के लिए संघर्ष कर रहे हैं और अब ये उम्मीद पूरी होती दिख रही है। आपको बता दें कि सिरमौर में इस वक्त हाटी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो हाटी समुदाय इस मांग को काफी समय से उठा रहा था। मांग पूरी होने जा रही है। इसी को लेकर अब समुदाय में काफी खुशी देखने को मिल रही है। कुरुक्षेत्र की बात करते हैं, जहां पर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पौधारोपण किया और यहां उन्होंने प्रदेश के कुछ एनजीओ की पेड़ पौधों को लगाने पर लगातार काम करने की सराहना की है। देखिए, कुरुक्षेत्र में पौधारोपण करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि पिछली बार प्रदेश में 1 करोड़ 20 लाख पौधे लगाए गए थे। इसी तरह अब की बार भी प्रदेश में हर एक गांव में पौधे लगाए जाएंगे। वहीं पौधे लगाने को लेकर सरकार ने एक मुख्य टारगेट रखा है। कैबिनेट मंत्री ने हरियाणा के कुछ एनजीओ की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि कुछ एनजीओ ने पेड़ पौधों को संभाल कर रखा। एनजीओ ने यमुनानगर और कुरुक्षेत्र में कई जगहों पर पेड़ पौधे लगाए। देखिए, पिछली बार जो हमने 1 करोड़ 20 लाख का टारगेट रखा था, तो निश्चित तौर इस बार का जो टारगेट है हमारा, उससे बड़ा टारगेट हम रखेंगे। और पिछले साल मैंने 1100 गाँव का टारगेट रखा था और फिर पिछली बार जो था हमारा 2200 का टारगेट था। तो अब की बार हरियाणा के जो सारे गांव हैं, उन सारे गांव का हमारा टारगेट है। जहां गांव में थोड़ी थोड़ी ज़मीन है, जैसे कहीं 2 पेड़ लग सकते हैं, 1 पेड़ लग सकता है, 5 लग सकते हैं, 25 लग सकते हैं, 50 लग सकते हैं। वहीं पेट्रोल डीजल के साथ साथ रसोई गैस के दाम कम करने के फैसले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले का उन्होंने स्वागत किया और साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के लोगों में खुशी की लहर है। तो इस मौके पर कैबिनेट मंत्री की तरफ से न केवल पेड़ पौधे लगाने वाले एनजीओ की सराहना की गई, बल्कि पेट्रोल डीजल के घटते दामों को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार की भी तारीफ की है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पिछले साल जून में झज्जर तहसील कार्यालय में रिकॉर्ड जलने का एक मामला सामने आया। अब इस मामले की परतें खुलने लगी हैं। क्या कुछ निकलकर सामने आया है, रिपोर्ट में देखिए। 27 जून को झज्जर के लघु सचिवालय में तहसील कार्यालय में लगी आगजनी की घटना की परतें अब खुलने लगी हैं। आगजनी की इस घटना में तहसील कार्यालय के कानूनगो बिक्री के कमरे में रखा काफी रिकॉर्ड जलकर राख हो गया था। हालांकि जिस समय आग लगी उस समय पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था, लेकिन तब मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी। इस बीच एसपी वसीम अकरम के निर्देश पर बहादुरगढ़ में जमीन की फर्जीवाड़े के मामले में तत्कालीन तहसीलदार और रोहतक में मौजूदा बीआरओ तैनात एक अधिकारी को जब गिरफ्तार किया गया तो मामले से पर्दा उठा। इस संबंध में इसमें 19 साल से सूचना मिली थी। रात्रि गिरफ्तार किया है उसका परवीन साहब ने राहुल रणजीत सिंह आरोप बनाई। एसपी ने इस मामले में पुलिस को जांच करने एवं आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के आदेश दिए थे। इसके बाद पुलिस ने अपनी जांच में तेजी दिखाई और पुलिस ने बराई गांव के राहुल को काबू किया। इस मामले में पुलिस ने बहादुरगढ़ क्षेत्र के वेचरा गांव खेड़का मुसलमान में कस्टोडियन की जमीन में हुए फर्जीवाड़े की गहनता से जांच पड़ताल करते हुए एक आरोपी राकेश निवासी गांव मांडोठी को गिरफ्तार किया था। अब कुल मिलाकर ये निकलकर सामने आया है कि आग लगी नहीं, लगाई गई थी। अब देखना होगा इस मामले में आने वाले दिनों में और कौन से खुलासे होते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यमुनानगर में एक बाइक और कार की जबरदस्त टक्कर हो गई। इस दौरान हादसे में बाइक सवार गंभीर तौर पर घायल हो गया, जिसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यह हादसा कैसे हुआ है, किसकी लापरवाही रखी है, देखिए 1 मिनट की पूरी रिपोर्ट। यमुनानगर की बुढ़िया में जबरदस्त सड़क हादसा हो गया, जहां एक बाइक सवार बाल बाल बच गया। हालांकि कार से हुई टक्कर में वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया और जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए पीजीआई रेफर कर दिया। वहीं कार चालक भी ट्रॉमा सेंटर में ही भर्ती करवाया गया है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक काफी दूर गिरी और क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं कार भी पलटी खाते हुए सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी, जहाँ उसे क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। मौके पर मौजूद लोगों ने 112 को कॉल किया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। के लोग थे जो राह चलते लोगों ने जो गाड़ी चालक था उसको अपना गाड़ी से निकाला और जो मोटरसाइकिल चालक था उसको एम्बुलेंस की अपना हेल्प से उसको हॉस्पिटल में पहुंचाया। बताया जा रहा है कि कार चालक पुलिसकर्मी था। अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि एक्सीडेंट नशे के कारण हुआ या फिर कार अनियंत्रित होने की वजह से। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट चुकी है। वहीं मौके पर मौजूद जांच अधिकारी को कहना है कि जिसकी लापरवाही होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रजनी सोनी, यमुनानगर, खबरें अभी तक। और इसी के साथ ही खबरें अभी तक के खास कार्यक्रम 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में बस इतना ही। आप देखते रहिए खबरें अभी तक। जय हिंद।